यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर जो एमसीक्यूज हम लोग करते हैं, इसमें एमसीक्यूज यहाँ पर डे रहेगा 34, ठीक है। डे 34 हम लोग निकाले यहाँ पर। इसके टॉपिक देखे थे, क्या क्या टॉपिक थे, वो टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने को दिए। उस टॉपिक से ही रिलेट करके यहाँ पर पूरे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, जो पीवाईक्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो हम लोग टॉपिक करते हैं रोज, उस टॉपिक से ही निकाल करके एमसीक्यूज यहाँ पर बनाए जाते हैं, राइट। और यहाँ पर आज 30 क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हम लोग पहले करते थे 50 क्वेश्चन, 55, 60, 65 ऐसा क्वेश्चन करते थे, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पर कम क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम पे 2 सब्जेक्ट चल रहे थे एक साथ। अभी मैंने आप लोग का टारगेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, इस वजह से बहुत लोग का छूटा था, इस वजह से एक सब्जेक्ट ही करा रहा हूँ। लेकिन अभी 2 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं आपको 2 सब्जेक्ट फिर से वापस रिटर्न लेके आऊँगा, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के, ठीक है। तो आपको यहाँ से अच्छे से अभी सब्जेक्ट जो छूटे हैं आपके कवर करके रखना है 4 से 5 दिन के अंदर में, 22-23 तारीख तक, ठीक है, याद रखना है। फिर हम लोग 2 सब्जेक्ट ही करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन फिर वहाँ से करेंगे सॉल्व। आते हैं 18 मार्च डेट है आज, और यहाँ से एमसीक्यूज देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का था। ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक नीतियों पर विचार करना है। पहला है घेरे की नीति, रिंग जो फेंस है, रिंग ऑफ फेंस, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों के चारों ओर बफर जोन बनाना था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर घेरे की जो नीति थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो मुख्य रूप से वॉरेन हेस्टिंग से जुड़ी थी, और इसका मकसद कंपनी की जो सीमाएं उसकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर बफर स्टेट जैसे अवध बनाना था, ताकि मराठे या अफगान का सीधा हमला कंपनी पर क्षेत्रों पर ना हो सके। सेकेंड बात है, सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों ने अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य माना था। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने लोकप्रिय बनाया, और इसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी सेना भंग करनी पड़ी थी, और ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने दरबार में रखना अनिवार्य था, जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का माध्यम बना। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा विलय होने वाला पहला राज्य था। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया। इसके तहत 1848 में सतारा को सबसे पहले विलय होने वाला एक राज्य बताया था, ठीक है। और इसके बाद जैतपुर, संबलपुर और झांसी जैसे राज्यों का विलय हुआ था। 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। डी आंसर होगा पहले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, भू राजस्व प्रणाली के बारे में विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल के और बिहार क्षेत्र पर लागू किया गया था। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इसमें जमींदार को भूमि का मालिक माना गया था। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार ने किसानों के साथ सीधे समझौता किया, जहां भूमि का स्वामित्व किसान के पास था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड बात सही है, गलत नहीं होगी। सेकेंड सही है, क्योंकि रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मद्रास, बम्बे, ठीक है, इसमें थॉमस मुनरो द्वारा की लागू की गई थी, और ये बिचौलियों को हटाकर सीधे रैयत एक किसान को मालिक माना गया था, ठीक है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही है। तीसरा है, मालवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मालवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत और पंजाब उत्तर भारत में भी लागू थी, न कि मद्रास प्रेसिडेंसी के मद्रास रैयतवाड़ी थी। ये गलत हो जाएगा। 1, 2 करेक्ट होगा। 1 और 2 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर पूछा क्या था, पूछा था कौन सा, अच्छा कौन सा गलत पूछा है ना। 1 और 2 सही था, तीसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका केवल 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, धन्य निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है उसके बारे में दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, इस पुस्तक को प्रतिपादित किया था। पहला, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। और जो नौरोजी ने ये बताया थे सबसे पहले कि बताया कि भारत का धन विदेश या ब्रिटेन कैसे जा रहा है, उसकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड ब्रिटेन रूल इंडिया, यहाँ पर बुक का नाम था, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था। इसका अर्थ था कि भारतीय संसाधनों का एक हिस्सा बिना किसी अपर्याप्त आर्थिक भौतिक लाभ के बिना ब्रिटेन भेजा जा रहा था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, और जो लेकिन इसके बदले में भारत को कोई वास्तविक आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। तीसरा है, होम चार्जेस जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी
और शेयरधारकों को लाभांश निकासी का हिस्सा नहीं माने जाते थे। बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर होम चार्जेस और निष्कासन का सबसे बड़ा हिस्सा था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक का लाभांश ब्रिटिश अधिकारियों के पेंशन और ब्रिटेन में खरीदे गए जो सैन्य सामान थे उसका खर्च शामिल था, इसलिए बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है, औद्योगिकरण के परिणाम के बारे में क्या सही होगा? इसके कारण भारतीय हस्तशिल्प और सूती वस्त्र उद्योग का पतन हुआ था, क्योंकि वह मशीनी उत्पाद का मुकाबला नहीं कर सके थे। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ मशीनों से बना सस्ता कपड़ा भारत आने लगा था, जिससे भारत का हस्तशिल्प उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका और बर्बाद हो गया था। भारतीय बुनकर और कारीगर को के बेरोजगार होने से कृषि पर जनसंख्या पर दबाव बढ़ गया था। सेकेंड बात करेक्ट है। जब यहाँ पर शहरों में बुनकर और कारीगर बेरोजगार हुए तो गांवों की ओर लौटने लगे थे। इससे क्या हुआ, खेती पर निर्भरता बढ़ गई, जिससे कृषि ग्रामीणकरण भी कहा जाने लगा था। सेकेंड भी करेक्ट होगा। तीसरा, इसके कारण भारत में गिफ्ट सिटी जैसे आधुनिक उद्योग और केंद्रों का तेजी से उदय हुआ था। तीसरी बात भी यहाँ से ये गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट सिटी एक 21वीं सदी में आधुनिक भारत का प्रोजेक्ट है और ब्रिटिश काल में औद्योगिकरण के कारण कोई आधुनिक केंद्र नहीं बने थे, और बल्कि पुराने औद्योगिक शहर जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद ये सब उजड़ गए थे। 1 2 करेक्ट है। चौथे का आंसर 1 और 2। क्वेश्चन 5 है, वाणिज्यिक खेती को लेकर के क्वेश्चन है। कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर। ब्रिटिश सरकार ने किसानों का खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नील, कपास और अफीम और नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया था। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है। सेकेंड, इसने किसानों की ऋणग्रस्तता कम हुई थी इससे, और क्योंकि नकदी फसलों में से काफ़ी अधिक लाभ हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। इससे किसानों की हालत खराब हुई थी और नकदी फसलों के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा था, और बाजार भाव गिरने के से कर्ज तेजी में फंस गए थे, कर्ज जाल में फंस गए थे, और उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई थी, है ना, कम नहीं हुई थी। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, वाणिज्यिक खेती के कारण भारत में बार बार अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी। क्या सही है ये? तीसरी बात भी करेक्ट है। ये बात सही है, क्योंकि अनाज की कमी हुई थी और अकाल बारंबारता बढ़ती गई। ठीक है, 1 और 3 सही होगा। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, ब्रिटिश विस्तार और युद्ध कालक्रम के बारे में विचार करना है। कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव के वर्चस्व में लड़े गए थे। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 3 कर्नाटक युद्ध 1746-63 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे, जिसके बाद फ्रांसीसी शक्ति भारत में लगभग समाप्त हो गई थी। पहला सही है। दूसरा, बक्सर का युद्ध 1764 में बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी की वास्तविक सत्ता दीवानी अधिकारों की नींव पड़ी थी। सेकेंड बात भी सही है। ठीक है। तीसरा, आंग्ल सिख युद्ध परिणाम स्वरूप अंततः पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का पूर्णतः विलय कर लिया और महाराज दिलीप सिंह की पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया था। 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन 7, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियों पर तुलनात्मक विचार करना है। देखते हैं इसको। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय जो राज थे उसको अधीन करने के लिए सहायक संधि का उपयोग किया था, जबकि डलहौजी सीधे विलय के लिए व्यवगत सिद्धांत अपनाते थे। पहला ऐसे क्या होगा? पहला करेक्ट है, क्योंकि वेलेस्ली के माध्यम से जो सहायक संधि के माध्यम से राज्यों का नियंत्रण लेता था, जबकि डलहौजी का लक्ष्य राज्यों का अस्तित्व खत्म करके उन्हें सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना था। सेकेंड बात है, डलहौजी की नीति मुख्य रूप से दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार को अस्वीकार करने पर आधारित थी। क्या होगा ये? सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है भी। दोनों बातें सही हैं। ठीक है। तीसरा, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य अवध था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। 1798 में अवध ने इसे 1801 में स्वीकार कर लिया था। 1 2 करेक्ट है। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर विचार करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक बनाता है, सिविल सर्विसेज का जनक बनाता है। 8वें का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासन को संगठित किया और भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों का वेतन बढ़ाए थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा ICS के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा में से कोई है नहीं, तो 1 2 दोनों सही है। आंसर क्या होगा?
C12 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 बोला इसमें चार्टर एक्ट और संवैधानिक विकास के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया था। ठीक है, पहला क्या होगा, 9 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, सही है। ठीक है, सेकेंड है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, 1919 में अधिनियम ने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया था, तीसरी बात गलत है क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार से हुई थी। ठीक है, और 1919 के अधिनियमों में इसे सिख, भारतीय, ईसाई आदि का विस्तारित इसमें करेक्ट किया गया था, ये गलत हो जाएगी, 1-2 करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है, राजा राममोहन राय के योगदान के बारे में विचार करना है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड है, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, सेकेंड बात ये भी करेक्ट है क्योंकि सती प्रथा के विरुद्ध उनके निरंतर अभियान के कारण 1829 में नियम 17 के तहत इसे अवैध घोषित किया गया था, दोनों बातें सही है। तीसरा, उन्हें गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एक ईश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी थी, ये बात गलत होगी। ठीक है, क्या होगी, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक ईश्वर को विश्वास करने के लिए तुहफत उल मुहविद्दीन गिफ्ट टू मोनोथिस्ट फारसी में लिखी थी। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, 10वें का 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। बहुत लोग का क्वेश्चन गलत हुआ होगा ये वाला। क्वेश्चन 11 आते हैं, तीनों सही है। परथा समाज की और ज्योतिबा फुले के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला है, परथा समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, जिसमें एमजी रानडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा क्योंकि 1867 में 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित महादेव रानडे से जुड़ने के बाद ये समाज अधिक प्रभावशाली हुआ था। ठीक है, पहला सही है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सतशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि निम्न जातियों का उद्धार करना था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट है क्योंकि सतशोधक समाज 1873 का मुख्य लाभ लक्ष्य था कि दलितों को और पिछड़ी जातियों को ब्राह्मण के मानसिक शोषण से मुक्त कराना था। तीसरी बात है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना थी, क्या होगा ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर गुलामगिरी 1876 में ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे उन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध और उन नायकों को समर्पित किया था जिन्होंने दासों को मुक्त कराया था। 1, 2, 3 डी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज को लेकर के क्वेश्चन है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और वेदों को अछूत माना था। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सही है क्योंकि उन्होंने माना था कि बाद के हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में कुरीतियाँ जुड़ गई थी। सेकेंड है, आर्य समाज ने हिंदू धर्म के धर्मांतरित होते लोगों की वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर शुद्धि आंदोलन उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए था जिन्होंने दबाव या लालच में अन्य धर्म अपना लिए थे। तीसरी बात है, दयानंद सरस्वती ने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, क्या होगा ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश 1874 में उनकी अमर कृति है जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी, तीनों सही है डी। क्वेश्चन 13, न्यायिक सुधारों और कानूनी विकास के बारे में विचार करना है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। 13वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लागू की गई थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा मैकाले द्वारा तैयार किया गया था और इसे 1860 में कानून बना दिया गया था। तीसरा है, 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि 1773 में एक्ट के तहत 1774 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना था जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। 1, 2, 3 सभी करेक्ट है डी। क्वेश्चन 14, ईश्वर चंद विद्यासागर के सुधार आंदोलन के बारे में विचार करना है। उनका मुख्य योगदान विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में था। उनका प्रमुख योगदान विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में था। पहला 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, उनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है
क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण दिए थे और हिंदू धर्म की विधवा विवाह की अनुमति देता है, और उनके प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856। तीसरा है, उन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में काम किया था। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी सही है, डी। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट द्वारा की गई थी। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत में इसका मुख्यालय मद्रास के पास अड्यार में स्थापित किया गया था। सेकंड भी सही है। एनी बेसेंट ने भारत में इस आंदोलन की लोकप्रिय बनाया था। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1893 में भारत आने के बाद एनी बेसेंट ने इसे घर घर पहुँचाया और उन्होंने बाद में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज, अब BHU, उसकी नींव रखी थी। तीनों करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन 16, भारत में शिक्षा के विकास के संबंध में विचार करना है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में भारतीय शिक्षा के प्रसार के प्रयासों से था। 16वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, वुड डिस्पैच वर्ष 1854 में लागू किया गया था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। इसने प्राथमिक विश्वविद्यालय स्तर की फ्री मतलब स्तर तक यहाँ पर शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया था, फ्री नहीं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। हंटर कमीशन ऑफ सेंट्रल एरिया का गठन शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, तीनों सही है। 16 का आंसर 1 2 और 3 डी। 17 नंबर, भारतीय प्रेस के इतिहास के संबंध में विचार करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वर्ष 1878 में पारित किया गया था। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। मूक नायक और केसरी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की श्रेणी में आते थे, क्या होगा ये? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, यंग इंडिया संपादन प्रेस विकास के दौरे देखिए एक प्रमुख घटना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, और यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 17 का आंसर डी। 18 नंबर है, जनजाति विद्रोह के संबंध में कौन सा सही होगा? संथाल और कोल विद्रोह प्रमुख जनजाति आंदोलनों के उदाहरण हैं। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, जो कोल विद्रोह थे और संथाल विद्रोह ये अंग्रेजों और बाहरी जो लोग थे उनके शोषण के विरुद्ध थे ये। सेकंड बात है, मुंडा विद्रोह को ऐतिहासिक रूप से उल गुलान के नाम से जानते थे। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। उल गुलान मतलब महान हलचल, है ना। रंपा विद्रोह का संबंध जनजातीय समुदाय के संघर्ष से था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि रंपा विद्रोह जिससे अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश जनजाति अधिकतर जो अधिकार थे उसके लिए लड़ा गया था। तीनों बातें सही है। 1 2 3 डी। क्वेश्चन 19 नंबर, किसान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। नील विद्रोह और पावना विद्रोह द्वारा किसानों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन थे। पहली बात 19 का यहाँ से करेक्ट है। नील विद्रोह 1859-60 के बीच में बंगाल में नील की खेती के शोषण के विरुद्ध, और पावना विद्रोह 1870 में जमींदारों की जमींदारियों के खिलाफ था। सेकंड, दक्कन के दंगे किसानों को आर्थिक समस्याओं से जुड़े थे। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि दक्कन के दंगे जो थे 1875 में मारवाड़ी और गुजराती साहूकार के खिलाफ महाराष्ट्र के किसानों का गुस्सा था। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, ये खेड़ा आंदोलन के किसान संघर्ष की एक नई दिशा दी थी। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। 1 2 3 सभी करेक्ट है। 19 का डी। क्वेश्चन 20 नंबर है, 1857 के विद्रोह के जो पहलू उस पर विचार करना है। इस विद्रोह के पीछे कई गहरे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। 20वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि डलहौजी की विलय नीति जो थी और भारी टैक्सेस जो थे और किसानों के कर शोषण तथा धर्म परिवर्तन का डर था और सती प्रथा पर रोक, इसके गहरे कारणों से थे। पहला सही है। विद्रोह के दौरान भारत अलग अलग हिस्सों में कई मुख्य केंद्र के नेता उभरे थे। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह के कई अलग अलग केंद्र थे, जैसे दिल्ली में है ना बहादुर शाह जफर, और कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार में कुंवर सिंह। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। केंद्रीय नेतृत्व और बेहतर संगठन की कमी विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारण थी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विद्रोही के पास साहस तो था, लेकिन उनके पास अंग्रेजों जैसा आधुनिक हथियार और एक केंद्रीयता योजना पूरे भारत के समर्थन नहीं थी, जिसके कारण ये विफल रही थी। तीनों बातें 1 2 3 करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, घुमा के काफ़ी दिया गया है, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन 21 है, शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस के विकास के महत्वपूर्ण जो घटना है उसके युग पर विचार करना है। देखते हैं। पहला बोला है वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसने पहली बार प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को व्यापक खाका तैयार किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ने भारतीय भाषा में समाचार पत्र पर खड़े प्रतिबंध लगाए थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के अखबारों को दबाने के लिए था। तीसरा है, हंटर कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य जो था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि हंटर कमीशन 1882 में इसने सिफारिश की थी कि सरकार को उच्च शिक्षा से हटकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार अधिक ध्यान देना चाहिए। 1 2 3 सभी करेक्ट है, डी। आगे आते हैं क्वेश्चन 22। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हुए विद्रोह के संबंध में सही कथन चुनना है। देखते हैं 22 नंबर में। पहला, संथाल विद्रोह आदिवासियों के जंगल और जमीन के अधिकारों से प्रेरित था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संथाल जो विद्रोह था ये 1855-56 के हुआ था और जमीन एक कोह क्षेत्र साहूकारों और अंग्रेजों द्वारा उनकी जमीन छीने जाने के खिलाफ था। सेकेंड है, मुंडा विद्रोह उल गुलान का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा संगठित विद्रोह माना जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि इससे पहले भी विद्रोह हुए थे, जैसे वेल्लोर का विद्रोह, लेकिन 1857 का विद्रोह पहला था। ऐसा था जिसने यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को हिला दिया था और पैमाने पर संगठित किए गए थे ये, ठीक है। 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। 23 नंबर है, आंग्ल नेपाल जो के संबंध में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। सुगोली की संधि के संबंध में विचार करना है। 23 पहला स्टेटमेंट पहला है, यह संधि ब्रिटिश भारत में और नेपाल साम्राज्य के बीच हुई थी। पहली बात। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध सुगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत नेपाल ने सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र पर अंग्रेजों को दिए गए काठमांडू ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर दिया था। दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी आंसर सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट गेम की अवधारणा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश विदेशी नीति ग्रेट गेम का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो, इसका मुख्य उद्देश्य था कि मध्य एशिया में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी के प्रभाव को कम करना था। ये बात गलत होगी, क्योंकि जो ग्रेट गेम का संबंध मुख्य रूप से रूस से था, न कि दक्षिण पूर्व एशिया के फ्रांसीसियों से। ये बात गलत होगी। और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना था। 1 और 3 बात करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट होगा। 25 नंबर है, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में विचार करते हैं। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली उनसे संबंधित व्यक्तियों को सही मेल बताना कौन सा होगा। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में सही है। सेकेंड बात है, रैयतवाड़ी प्रणाली थॉमस मुनरो, सेकेंड बात करेक्ट है 1820 में। तीसरी बात होगी महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी 1822 में, ये भी बात करेक्ट है, तीनों सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल अफगान युद्ध के संबंध में विचार करना है। ब्रिटिश भारत की अफगान नीति के बारे में विचार करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करना था। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा हमेशा से सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील रही है। पहली बात सही है। सेकेंड, फॉरवर्ड पॉलिसी का उद्देश्य अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाना था। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि फॉरवर्ड पॉलिसी जिसे अग्रगामी नीति बोलते हैं, उसके समर्थन में लॉर्ड लिटन जैसे गवर्नर जनरल थे, जिनका मानना था कि सीमा की रक्षा के लिए अफगानिस्तान के आंतरिक जो मामले थे उसमें सक्रिय हस्तक्षेप करना जरूरी होगा। दोनों बातें सही है, आंसर सी। 27 है, गवर्नर जनरल और उनके कालक्रम हैं। देखते हैं, ब्रिटिश भारत में उनकी घटनाओं को कालक्रम के अनुसार इनको करते हैं।
गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद करना रखना और उनके समय हुई परिसंधि को। इसमें क्या दे रखा है? जी गलत है ना, क्वेश्चन हटाते हैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कुछ और पूछ रहा है और कुछ और इसमें टाइप हो गया, इसमें कुछ पॉइंट नहीं दिए हुए हैं। 27 को हटाते हैं, ठीक है, 28 आते हैं। 28 है संस्थाएं और उनके उद्देश्य। ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित संस्थाएं संबंध में फोर्ट विलियम कॉलेज सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। 28 का पहला क्या होगा? 28 का पहला करेक्ट है, क्योंकि मिलोजुली द्वारा युवा सिविल सेवकों को भारतीय सेवाओं और भारतीय भाषाओं में रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देने के लिए था। 1800 में, सन 1800 में, ठीक है। कलकत्ता मदरसा मुस्लिम कानून के लिए अध्ययन के लिए था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा मुस्लिम कानून और शिक्षा के लिए था। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भारतीय इतिहास और संस्कृति शोध के लिए था। तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1784 में विलियम जोन्स द्वारा भारतीय गौरवशाली अतीत और ग्रंथों के लिए शोध के लिए था। तीनों करेक्ट हैं, 1 2 3 डी। 29 है 29 नंबर, ब्रिटिश विदेश नीति विस्तार के बारे में। व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण प्राप्त था इन्हें, ठीक है। 29 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, अपनी सीमाओं के चारों ओर सुरक्षा घेरा रिंग ऑफ फेंस तैयार करना था, ये भी बात सही है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर नहीं है। तो देखो यहाँ पर अंग्रेजों ने ब्रिटिश नीति के दो ही यहाँ पर उद्देश्य थे। एक तो पहला अपने व्यापार के लिए सुरक्षित और रास्ता बनाना, और दूसरा भारत जैसी जो उनकी भारी शक्तियाँ थी फ्रांस और रूस, उसे बचाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ रक्षात्मक घेरा रिंग ऑफ फेंस बनाना। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर 1 2 सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिश औपनिवेशीकरण के दौरान भारत में लागू की गई भू राजस्व प्रणाली जैसे स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के संबंध में विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी को भूमि स्थायी मालिक बना दिया गया था, जबकि रैयतवाड़ी प्रणाली ने किसानों को सीधे राज्य की भूमि का समेत अधिकार दिए थे। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, मालवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से उत्तर भारत में लागू की गई थी, जिसमें राजस्व संग्रह का आधार व्यक्तिगत किसान के बजाय पूरा गांव या महल था। सेकेंड बात भी सही होगा। तीसरा, स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की दरें तय थी, लेकिन रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रणालियों में राजस्व संग्रह समय समय पर आमतौर पर 20 से 30 वर्षों के लिए संशोधित किया जा सकता था। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 30 का 1 2 और 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर डे आपका 34 कवर हो गया। 34 के एमसीक्यूज कवर होगा जो डे कल था, ठीक है। आज डे नंबर 35 है, मतलब आपको आज आपका 35वां दिन होगा, जिसमें से टारगेट चल रहा है 75 में, राइट। उसमें से जो 35 डेज का हम लोग कल एमसीक्यूज करेंगे 11 बजे सुबह, और आज हम लोग ने इसके एमसीक्यूज कर लिए, और आपको यहाँ से डे आज दिया गया है, डे नंबर 35 सुबह मॉर्निंग में दे दिया जा चुका है 9 बजे। वो आप यहाँ से एक एक टॉपिक उनके जाकर अच्छे से कवर करो। इकोनॉमिक के टॉपिक में दिए हैं, कर हम लोग इकोनॉमिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, अगर आपके साथ कोई प्रिपरेशन करता है या कोई दोस्त फ्रेंड या है ना, तो उनको शेयर कर दिया करो। बस इतना आपको करना है कि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन उतने ही क्रिएट होंगे, जितने ज़्यादा लोगों को उतने क्वेश्चन क्रिएट होंगे। कि क्या देखिए, जैसे मान लो कल यहाँ पर क्वेश्चन एक आया मेरे पास, एक डाउट है कि सर क्वेश्चन के आंसर भी कुछ प्रोवाइड करा दिया करो, है ना। तो मुझे लगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग नहीं देख, मतलब कि करंट वाली क्लास जो सुबह वाली थी, सुबह क्वेश्चन, उसमें टॉपिक तो दे देता हूँ, लेकिन किसका सही किसका गलत है वो थोड़ा दिक्कत हो सकता था, है ना। तो इस वजह से मैं उसका आंसर भी दे दिया करूँगा, ठीक है। तो अपने सजेशन देते रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड होंगे ना, तो अपना अपना सजेस्ट देंगे, अपना अपना माइंड को यूज करेंगे वो लोग, क्या करना है। अगर आप 5 या 10 लोग देखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, चले गए, है ना। वही कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा ना, देखो जैसे अभी यूपीएससी है, यूपीएससी में कंपटीशन कितना हो गया है? बहुत हो गया, 7 से 8 लाख को फॉर्म भरते हैं, ठीक है। सिलेक्शन तो 10,000 का, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो यूपीएससी उन्हीं के अकॉर्डिंग पेपर बनाता है कि भाई मुझे इतने लोगों को बाहर निकालना है। अगर वैकेंसी आएंगे 800, फॉर्म भरे जाएंगे 600-700 ही, तो क्या होगा? पेपर तो ईजी बनाएंगे ना लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं अंदर करूँ उनमें, राइट। तो ये चीज़ है, इस वजह से आप लोगों को ऐड करते रहो, जोड़ते रहो, कुछ ज़रा यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे तो हम लोग उसमें और अपना काम कर सकते हैं अच्छा सा, ठीक है। इन करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछोगे आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।